Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको निवेश में प्लानिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक की सभी स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं बेहद ही आसान भाषा में। हमारे साथ विवेक बजाज है, को फाउंडर स्टॉक एज। विवेक, आपका बहुत स्वागत है आज के शो में। हेलो। आज के शो में हम विवेक से क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम शो में जानेंगे निवेश की तरफ कैसे उठाएं पहला कदम, कैसे करें तैयारी, म्यूचुअल फंड वर्सेस शेयर बाजार, कहां से निवेश की शुरुआत करें, निवेश की 10-10-10 स्ट्रैटेजी कैसे आएगी आपके काम, साथ ही लक्ष्यों के मुताबिक कैसी हो आपकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। विवेक, जब भी हम कहीं पर पैसा लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहला जो ख्याल दिमाग में आता है वो ये है कि इस फंड में पैसे डाल देते हैं, या फिर ये वाला स्कीम बहुत अच्छा है, या किसी से पूछते हैं कि ज़रा बताएं कहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिला है, वो फंड बता दीजिए। शायद एक बात अब नज़रअंदाज कर देते हैं, वो ये है कि हमने तो प्लानिंग ही नहीं की कि हम जो ये निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं उसका लक्ष्य क्या होगा, वो किसके लिए कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, क्या उसके लिए हमारे पास बजट है कि नहीं है। तो निवेश का पहला कदम प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है सबसे ज्यादा? जी, देखिए, प्लानिंग तो हर चीज में ही काफी इम्पोर्टेंट होती है। और अगर हम प्लानिंग को डिवाइड करें तो एक शॉर्ट टर्म हमारा प्लानिंग हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकता है। और जब आप निवेश करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपको पता करना है कि सेविंग्स कितना है। तो सेविंग्स के पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके खर्चे कितने हैं। तो कमाई माइनस खर्चा, जो पैसा बचा वो आपका सेविंग्स है, जो कि शायद आपके बैंक अकाउंट में पड़ा रहता होगा, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में है चाहे वो एफडी में है। और वो सेविंग्स को फिर आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं डिपेंडिंग कि आपका टेन्योर क्या है इन्वेस्टमेंट का। तो कुछ पैसे हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आपके शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी चाहिए। कुछ है जो लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायरमेंट हो, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये पूरा जो स्टेप है, खर्चा, सेविंग और फिर आपका गोल कि किस मौके पे मुझे कितने रुपए चाहिए और उसके लिए मुझे किस फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में, एसेट में इन्वेस्ट करना है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक हो गया प्लानिंग स्टेज, मतलब आपने एक तरीके से एक बजट बना दिया अपने पैसों का कि हाँ ये मेरा खर्चा है, ये मेरी कमाई है, ये मेरा बचत है और ये मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया, इन्वेस्टमेंट करने का जो रकम है वो हो गई। एक प्लानिंग और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब वो जो पैसे निवेश करने हैं उसको फाइनेंशियली हम इन्वेस्ट कहाँ करें। तो उसमें लक्ष्य और जो अवधि है, ये जो दो चीजें हैं वो कैसा रोल प्ले करती हैं? जी, देखिए, वो डिपेंड करता है आपका एज क्या है। तो कुछ लोग हैं जो 20 साल की उम्र में ही अपना कमाई चालू कर देते हैं और अपना करियर प्लानिंग कर लेते हैं, कुछ लोग 30 साल की उम्र में करते हैं। तो हर एज के लिए अलग अलग लक्ष्य है और उसके हिसाब से अलग अलग आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप 20 साल के हैं तो आप यंग हैं, आप एग्रेसिव हैं और आप रिस्क ज्यादा लेना चाहेंगे। पर आप अगर 40 साल के हैं तो रिलेटिवली आप लेसर रिस्क लेंगे, तो आप उन फाइनेंशियल एसेट के अंदर में पैसा लगाएंगे जहां पर रिलेटिवली लेसर रिस्क है। दूसरा पर्सपेक्टिव में देता हूं कि अगर आप 20 साल के हैं तो आने वाले 10 साल तक आपके कोई बड़े खर्चे नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप 30 Please subscribe the channel and press bell icon for notification. साल के हैं तो आने वाले 5 साल में आपके कुछ बड़े खर्चे आने वाले हैं। तो अगर बड़े खर्चे नियर बाय आने वाले हैं तो मुझे लिक्विड एसेट में पैसा डालना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं लॉन्ग टर्म एसेट्स में पैसा डाल दिया तो फिर मेरे पैसे वहां पर फंसे रह जाएंगे और मुझे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए फिर लोन लेना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। शॉर्ट टर्म कंजम्पशन के लिए जो लोन लेता है वो एक बहुत बड़ा ट्रैप में फंसता है। तो अगर आप अपने रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली मैप करेंगे, सिंपल है, एक एक्सेल शीट ही बना लीजिए, हर साल एक कॉलम में हर साल लिख लीजिए और हर साल के अराउंड दूसरे कॉलम में क्या मेजर खर्चा आप देख रहे हैं आपकी लाइफ में आ सकता है, और उसके हिसाब से जो हम कहते हैं कि एसेट लायबिलिटी मैच होनी चाहिए कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालिए फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालिए फॉर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स।
बहुत सिंपल है, इसको एक्सेल में यूज करके आप काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत हाई फाई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को अगर आप अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी, आपकी उम्र, आपके जोखिम और आपकी निवेश अवधि के हिसाब से। थोड़ा सा मैं एक क्लैरिफिकेशन आपसे विवेक चाहती हूँ, वो ये कि लोग बचत और निवेश में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्या करते हैं कि जो सेविंग है उनको लगता है कि जो उन्होंने पैसे बचा लिए हैं वो ही उनका एक तरीके से पैसा है जो उनके आगे काम आएगा। तो ये दोनों में क्लैरिटी होना, अंतर को और अच्छे से डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जी जी। सो बचत, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि खर्चा माइनस इनकम, जो पैसे बच गए वो अपने बचत के अंदर में ऐड हो गए। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये बचत का पैसा पड़ा कहाँ है। ये पैसा आपके अगर बैंक में पड़ा है, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है या एफडी के अंदर में पड़ा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन क्या है और क्या ये बचत मुझे इतना रिटर्न दे रहा है कि मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहा हूँ। अगर वैसा है तो इसका मतलब आप निवेश कर रखे हैं और उस बचत से भी आप कुछ पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बचत और इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिटर्न का डिफरेंस है, तब आप सही मायने में प्रॉपर्ली निवेश कर पा रहे हैं और उस बचत से भी और पैसे आप जनरेट कर पा रहे हैं। ये तो वही बात है कि ये बचत भी आपके लिए एक सुपुत्र के मुकाबले है कि आप चाहते हैं कि आपका बेटा बड़ा होके आपके लिए और पैसे कमाए और आपका ध्यान रखे फ्यूचर में, तो आपको मानना पड़ेगा कि ये बचत मेरा एक पुत्र है और इसका मैं ध्यान आज रखूंगा और इसको मैं लायक बनाऊंगा, तब वो फ्यूचर में जाके मेरा ध्यान रखेगा। तो खाली पैसा बैंक में पड़ा रहने से वो पुत्र आपका लायक नहीं बनेगा। ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंगली इस बात को समझाया है कि अपने बैंक में रखा हुआ पैसा या जो आपके पास कैश है या जो फिर करंट अकाउंट में रखा पैसा, वो पैसा नहीं है जो आगे आपके काम आएगा। इसको आपको कहीं पर निवेश करना पड़ेगा। पैसे से जब पैसा बनेगा और फिर पैसा बढ़ेगा, वो आगे आपके काम आएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लानिंग का। जब भी हम कोई प्लानिंग स्टेज पर है या जब हमने अलग अलग जगह अपने पैसे निवेश किए हैं, तो क्या सीधे हम ये सोच लें कि हाँ, हमने इक्विटी में निवेश किया, हमने डेट में निवेश किया और हमारा काम हो गया, या फिर हमें एक कॉर्पस ऐसा भी क्रिएट करने की ज़रूरत है जो कि इमरजेंसी के समय हमारे काम आए, जो कि पिछले हाल फिलहाल कोविड टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया इमरजेंसी फंड की अहमियत। जी जी। मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले क्लैरिफिकेशन कर लेता हूँ। मैंने जो पुत्र वर्ड यूज किया था बहुत सिंबॉलिक है। आजकल सन और डॉटर सब बराबर है, तो आई वाज नॉट ट्राइंग टू इंडिकेट एनीथिंग। लेट मी गो टू द क्वेश्चन अगेन कि जी जी बिल्कुल। इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हम लोग अभी रियलाइज कर रहे हैं अपने जीवन में कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपके से इस मौके पे जॉब नहीं है या आपका बिजनेस नहीं काम कर रहा है, माल नहीं बिक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको इमरजेंसी फंड चाहिए होगा। तो इसका सिंपल इक्वेशन है, 6 महीने का जो आपका एक्सपेंसेस है, हर महीने का आपको एक्सपेंसेस तो नोट करने ही पड़ेंगे। आप उसके लिए कोई ऐप यूज कर लीजिए या अगर आप एक्सेल में बनाना चाहें तो आप एक्सेल में बना लीजिए कि मोटा मोटी ये 5-6 हेड्स है जिनमें मेरे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और महीने के 50,000 से लाख रुपए मेरे फैमिली के एक्सपेंसेस हैं। उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना कैपिटल आपके पास इमरजेंसी के रूप में हमेशा रहना चाहिए। और इमरजेंसी कैपिटल कभी भी फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं इन्वेस्ट होना चाहिए। वो टिपिकली या तो लिक्विड फंड में पड़ा रहेगा या बैंक में पड़ा रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी देखिए कभी भी आ सकती है, बोल कर नहीं आएगी। बिल्कुल, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक्चुअली कोविड टाइम ने हम सबको सिखा दिया है कि मुसीबत किस रूप में आए ये हम सबको पता नहीं, और इसके लिए हमें एक फ़ंड तैयार रखने की ज़रूरत है। लेकिन वो फंड कितना होना चाहिए? जब हम बात करते हैं अपने निवेश की, विवेक, कि हमें अपने जो मंथली जो हमारी इनकम है उसका कुछ प्रतिशत हमें निवेश भी करना चाहिए, उस परसेंटेज में भी इमरजेंसी फंड का परसेंटेज कितना होना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने कहा, इमरजेंसी फंड आपका जो भी खर्चा है उसका 6 टाइम आपको इमरजेंसी फंड में रखना पड़ेगा। तो अगर इमरजेंसी फंड के बाद कुछ पैसे बचते हैं तब फिर आप निवेश की बात करेंगे।
पहला अपना स्टेज यही है कि जो पैसे बचे, खर्चे और रेवेन्यू के बाद में वो इमरजेंसी फंड का एक्युमुलेशन के लिए यूज़ होगा। उसके बाद कुछ सरप्लस बचता है तो हम निवेश की तरफ ध्यान देंगे। तो चलिए यहाँ पर निवेश की भी हम बात करेंगे कि आपने प्लानिंग कर ली, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मेरे पास इतनी रकम है निवेश करने लायक, आपने एक इमरजेंसी फंड भी क्रिएट कर लिया। अब आपको जो आपकी रकम है वो आपको फिर अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करके अपने लिए पैसे से पैसा बनाना है। वो क्या तरीका Please subscribe the channel and press bell icon for notification. का हो, इस पर भी चर्चा जारी रहेगी विवेक बजाज से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज हम बात कर रहे हैं निवेश का सही तरीका क्या हो सकता है। हमारे साथ है विवेक बजाज, स्टॉक एज के को फाउंडर। विवेक, हमने प्लानिंग स्टेज तो अच्छे से डिस्कस कर ली कि हमने प्लान कर लिया, अपने बचत खर्चे और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लियर कर लिया। उसके बाद इमरजेंसी कॉर्पस भी अपने लिए तैयार कर लिया किसी भी मुसीबत के समय के लिए। अब जो हमारे पास रकम बचती है उसे हमें इन्वेस्ट करना है कहीं पर, जिससे कि आगे हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में वो काम आए। हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे है तो यूं कि हालांकि बहुत सारे ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड हमने लिया है और जैसे डेट कैटेगरी में हमने फॉर एग्जांपल अभी एफडी ले लिया। म्यूचुअल फंड में इक्विटी और डेट दोनों आ जाएंगे। और फिर बैंक भी है, लोग बैंक में भी कुछ पैसा रखना पसंद करते हैं। तो अच्छी खासी एक मुश्त रकम के लिए आप कौन सा जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे? जी, मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ, बहुत सरल सा है। आपका जो भी एज है उसको आप 100 से माइनस कर दीजिए। सपोज मेरी एज 20 है तो मैं 100 से माइनस कर दिया तो 80% मेरा सेविंग्स मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए रिस्की एसेट्स में। तो जब भी आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नजर आए तो आपको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये रिस्की है या रिस्की नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो नाम दिए उसमें से एफडी रिस्की नहीं है, इक्विटी रिस्की है। म्यूचुअल फंड के बॉन्ड स्कीम्स अगर आप लंबी अवधि के लिए रखते हैं उनको तो वो रिस्की नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रखते हैं तो ऑब्वियसली उसमें इंटरेस्ट रेट्स के रिस्क आ जाते हैं, बट लंबी अवधि के लिए उनमें रिस्क नहीं होता है। तो अगर मैं 20 साल का हूं तो मुझे 80% इन्वेस्टमेंट रिस्की एसेट में करना चाहिए, मतलब इक्विटी लिंक्ड एसेट्स में करना चाहिए। और अगर मैं 60 साल का हूं तो उसी फॉर्मूला के हिसाब से 100 माइनस 60 मतलब 40। इसका मतलब 40% ही आप रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, 60% आप नॉन रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। नॉन रिस्की एसेट के अंदर में गोल्ड भी आता है। मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ नॉन रिस्की एसेट एलोकेशन आपका गोल्ड में भी रहना चाहिए, बिकॉज हमारे देश में गोल्ड एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला को दिमाग में रखें और साल दो साल आप एडजस्ट करते रहें कि आप आज 20 के हैं, कल आप 25 के हुए तो आप इसको ऑटोमेटिक एडजस्ट करेंगे। अगर आप 30 के हो गए तो इसको आप ऑटोमेटिक एडजस्ट करेंगे। इससे धीरे 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 आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा और एक नेचुरल हेज, जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे वैसे वैसे आपको एक नेचुरल हेज का भी मौका मिल जाएगा। ये हमने म्यूचुअल फंड या फिर डेट फंड या एफडी की बात की, पैसा लगाने की जब बात आती है। लेकिन एक और तरीका है पैसा लगाने का, वो है शेयर बाजार। कई लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, फैसिनेट भी करता है। लेकिन क्या सीधे शेयर बाजार में पैसा लगा दें वो एक निवेशक के लिए सही स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, एक चीज है कि म्यूचुअल फंड में जितने लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि 45% उनका पैसा शेयर बाजार में ही लगा हुआ है। तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं तो शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाता हूं, मैं तो म्यूचुअल फंड में लगाता हूं, तो ये धारणा ही गलत है। तो कहीं ना कहीं आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। ना क्वेश्चन आता है कि किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मेरा रिटर्न अच्छा रहे। मेरा ये मानना है कि आइडेंटिफाई करना कि किस स्कीम में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए ये उतना ही टफ है जितना आइडेंटिफाई करना कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज इतने स्कीम्स हैं, इतने फंड हाउसेस हैं और
4 साल पहले जिस फंड हाउस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आज उस फंड हाउस ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, कोई और फंड हाउस ने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि कौन सा फंड मैनेजर कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगा आने वाले 2-3 साल में, ये इतना ही कॉम्प्लेक्स है, जितना कि आइडेंटिफाई करना कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है या टॉप 100 कंपनीज है, उसमें से कौन सी कंपनी या कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी इन्वेस्टर को, चाहे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट का 20% इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना ही चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। एक, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स को और बेटर तरीके से इवैल्यूएट कर पाते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है कि आप थोड़ा एक्टिवली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जब करते हैं तो आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। और देखिए, दिमाग चलेगा तो बेटर रिटर्न जनरेट करने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत हाई है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा सबको कि डायरेक्ट इक्विटी से डरे नहीं, उसका एक पैटर्न आइडेंटिफाई करें, एक तरीका जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस तरीके से आप वो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रैक करेंगे, साथ में म्यूचुअल फंड को करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा सोल्यूशन आपके लिए क्रिएट हो सकता है। ये आपने एक पैटर्न की बात की है। क्या ये स्ट्रैटेजी 10-10-10 स्ट्रैटेजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं शेयर बाजार में निवेश की, विवेक? जी, जी। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई और मैं सबको बोलता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करें। देखिए, आप या तो मार्केट में ट्रेडर हैं या मार्केट में इन्वेस्टर हैं। ये दोनों कैटेगरी स्ट्रैटेजी को वर्क कर सकता है। 10-10-10 स्ट्रैटेजी क्या है? मेरा ये कहना है आपको कि आप 10 स्टॉक पे ही फोकस करें। हर महीना एक स्टॉक पकड़ें और वो स्टॉक टिपिकली वैसे होने चाहिए जिसके बिज़नेस को आप समझ पाएँ, जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का पार्ट बने। शायद आप उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, शायद आप उस कंपनी या उस इंडस्ट्री के किसी बंदे को जानते हैं जो कि आपका फ्रेंड है, तो आप उस बिज़नेस को समझ पाते हैं। तो हर महीना एक स्टॉक पकड़ें और उस पे डीपली घुसिए। नेक्स्ट मंथ एक और स्टॉक ऐड कीजिए, तीसरे मंथ एक और स्टॉक ऐड, ऐसे Please subscribe the channel and press bell icon for notification. करके आप 10 महीनों के अंदर में 10 स्टॉक के अंदर में अपना एक्सपर्टाइज कर लेंगे और उन्हीं 10 स्टॉक पे आप मार्केट में काम करिए। तो 10 स्टॉक 10 महीने पर। अगर आप ट्रेडर हैं तो कोशिश करिए कि आपका ट्रेडिंग कैपिटल का 10% से ज्यादा हर महीना नुकसान नहीं हो। तो सपोज आपने ट्रेडिंग चालू की और 5 दिन में आपका 10% कैपिटल वाइट ऑफ हो गया, उसको बंद कर दीजिए। उस महीने के लिए अब आप ट्रेड मत कीजिए। वेट कीजिए कि पहला तारीख कब आएगा, तब मैं नए सिरे से वापस चालू करूंगा। ये जो वेट है, ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंसान के अंदर लेके आता है और आपको एक बेटर ट्रेडर बनाने में हेल्प करेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कोशिश करिए किसी भी स्टॉक में 10% से ज्यादा आप एसेट एलोकेशन ना करें। तो आप अगर 100 रुपए इक्विटी में डाल रखें तो 10 रुपए से ज्यादा एक कंपनी में मत करिए। तो अगर वो कंपनी का प्राइस बढ़ गया और वो 15 हो गया, तो आपके पास इंसेंटिव है कि आप 5 का प्रॉफिट बुकिंग कर लें और उसको वापस से पोर्टफोलियो को रीअलाइन करके 10 पे ले आए। अगर आप ये पाथ को फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इक्विटी मार्केट से डरना बंद कर देंगे और आपको कंट्रोल आ जाएगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पे। बिल्कुल, ये आपने कही इसको बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया 10-10-10 का शेयर बाजार में निवेश का। और ज़रूरी है कि निवेश, किसी भी तरीके के निवेश से निवेशक को डरना नहीं चाहिए, बस टाइमिंग पता होनी चाहिए किस समय पर और किस स्ट्रैटेजी के तहत आपको निवेश करना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक नया निवेशक है, जैसे म्यूचुअल फंड निवेश करने में काफ़ी आसान लगता है निवेशकों को, शेयर बाजार में आपको थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो अगर हम एक निवेशक के पर्सपेक्टिव से समझे तो म्यूचुअल फंड कैसे निवेशक के लिए शुरुआती दौर में सही है और शेयर बाजार कैसे निवेशक के लिए सही है? ये थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, बिकॉज हर इंसान का रिस्क एपेटाइट, एक काम करने का तरीका और एक सोच में यूनिकनेस है। तो मैं कहूंगा कि जो थोड़ा बहुत भी प्रोएक्टिव है, जो खुद अपने हाथ में चीजों को लेने में बिलीव करता है, उसको स्टॉक मार्केट को देखना चाहिए। और जो बहुत बिजी है सपोज अपने बिजनेस में या अपने ऑक्यूपेशन में, और वो इस डोमेन में प्रोएक्टिवली काम नहीं कर सकता है, रिएक्टिव ज्यादा है, तो उसको म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहिए।
बट मेरा ये मानना है कि देखिए पैसा तभी बड़ा बनेगा जब आप प्रोएक्टिव होंगे और जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। स्पेशली अभी जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है और लगता नहीं है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, तो अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको प्रोएक्टिव इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। तो थोड़ा एलोकेशन इक्विटी में वैसे भी करना चाहिए, साथ में आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी को कंटिन्यू करिए। विवेक, एक और बात बताइए कि म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी के जरिए निवेश करते हैं, वो एक बेहतरीन तरीका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए। अब कई ऐसे लोग हैं जिनके पास लमसम अमाउंट भी आया है, वो चाहते हैं कहीं पर ऐसी जगह पार्क कर दें जहां पर इन्हें अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए और पैसा भी सुरक्षित रहे। तो एसआईपी या एक मुश्त, दोनों ही जो तरीके हैं वो कब कैसे फायदा देते हैं किसी निवेशक को? देखिए, एसआईपी एक नेचुरल डिसिप्लिन का तरीका है कि आपको अपने इम्पल्स के बियॉन्ड काम करने का मौका मिलता है कि भाई वो तो जाना ही है, पैसा तो जा रहा है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बट जहां पे वन टाइम आती है वहां पर आपको थोड़ा और होमवर्क करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, किस थीम में इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड में भी क्या वो लार्ज कैप पे फोकस करें, मिड कैप पे करें, स्मॉल कैप पे करें, ये जजमेंट बनाने के लिए थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा। बिकॉज वन टाइम के अंदर में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए शायद मैं कहता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो सुबह से शाम तक मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं और आपको प्रोबेबली सही टाइम पे एंट्री कराने में हेल्प कर सकते हैं। बट एसआईपी में टाइमिंग का कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज वो आपको एक नेचुरल टाइमिंग डिसिप्लिन लाने में हेल्प करता है। तो नेचुरल टाइमिंग आने में मददगार और जो अनुशासित वे ऑफ इन्वेस्टिंग एसआईपी है, ये एक काफ़ी सरल तरीका है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। आपने फाइनेंशियल एडवाइजर का यहाँ पर जिक्र किया विवेक, आजकल तो कई ऐसे हमारे पास ऑप्शंस हैं अवेलेबल, ऑनलाइन भी हैं कि हम खुद से जाकर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो एक नया निवेशक जो है, क्या वो सीधे अपने दम पर या थोड़ा बहुत रिसर्च कर पढ़कर खुद से निवेश कर सकता है, या उसको फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए शुरुआत में और बाद में जब थोड़ा सीख जाए तो खुद ऑपरेट करे? ये मुझे लगता है कि नया निवेशक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत प्रोएक्टिव है। खासकर जो मिलेनियल्स अब आ रहे हैं, इनको चाहिए कि मेरे हाथ में कंट्रोल रहे मेरे पैसों का। तो मुझे लगता है कि सीख के, हमारा इलन मार्केट्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमने बहुत फ्री लर्निंग कंटेंट डाल रखा है और स्टॉकेज जैसा टूल यूज करके, प्रैक्टिस करके कोई भी अपने आप DIY जिसको हम कहते हैं, अपने आप डिसीजन लेने के काबिल बन सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, आपको इंटेंट दिखाना पड़ेगा कि हाँ, मैं अपने हाथ में चीजों को लेना चाहता हूँ। अगर आप बात करें कि रेडीमेड टिप प्रोवाइडिंग या रेडीमेड खाली बता दिया कोई कि ये फंड में पैसे डाल दे भर जाएगा, लॉन्ग टर्म में वो वर्क नहीं करता है। आपको अगर सीरियस वेल्थ क्रिएशन में जाना है तो आपको चीजें अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक है विवेक आपका कि अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मेहनत और दिमाग भी आपका होना चाहिए। हाँ, आप एडवाइस ले सकते हैं किसी की, सुने सबकी, लेकिन करे अपनी। बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए और निवेश की इन बारीकियों पर चर्चा करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।